Hello friends, myself Pragya and you all are listening me on EduForum Academy's YouTube channel. In this session, we will discuss about today's The Hindu newspaper in detail analysis. So, let's start today's class. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, उनमें एक तो आप ये देखिए जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में अभी, उसमें आज भारत बंद है। तो जो किसान संगठनों का कहना है कि सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो कि किसान बंद के समर्थन में है, किसानों के साथ खड़ी है, उनसे कहा है कि आप भाई हमारा समर्थन करिए, सपोर्ट करिए, बट नॉन पॉलिटिकल वे में। आप अपने झंडे, अपने जो प्ले कार्ड्स हैं अपनी पार्टी से संबंधित, उनको आप छोड़कर आइए। सिर्फ और सिर्फ किसान संबंधी जो मुद्दे हैं उनको उठाइए और सिर्फ किसानों की बात करिए। अपनी पार्टी से रिलेटेड कोई बात आप नहीं करेंगे, वरना ये मुद्दा क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। और वैसे भी सरकार का कहना है कि ये जो मुद्दा है वो विपक्षियों द्वारा हाईजैक किया जा रहा है। मतलब इसमें विरोधी पार्टियों का रोल है जो किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि जो अपोजिशन है वो डबल स्टैंडर्ड तरीका अपना रही है। वो कैसे कि जब ऑल पार्टी मीट हुई थी तो उन्होंने बहुत सारी प्रोविजंस को समर्थन किया था विपक्षी पार्टियों ने। अब जब ऑल पार्टी मीटिंग में आप इन मुद्दों का सरकार से समर्थन कर रही हैं, तो अचानक फिर आप सड़कों पे उतरे किसानों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? मतलब आपका काम डबल स्टैंडर्ड यहाँ लग रहा है। आप किसानों को समझाइए, या तो आप इन मुद्दों से कंप्लीटली डिनाई कर दीजिए, खुद को अलग कर लीजिए, ऐसा आपने किया नहीं। या फिर आप सीधे सीधे किसानों के साथ हो जाइए, दो में से एक काम करिए। लेकिन यहाँ पे कुछ झोल है, तो उसी को बोला गया है कि जो विपक्षी है वो डबल स्टैंडर्ड तरीका अपना रहा है। इसमें और ज़्यादा कोई ऐसी फैक्ट बताने वाली बात नहीं थी और इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं थी। वो डेली का मुद्दा है जो डेली न्यूज़ में आ रहा है, उसी की अगली कड़ी ये न्यूज़ थी। ठीक, दूसरी खबर ये थी फ्रंट पेज पे कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनने वाली है, तो सरकार ने उसके लिए अप्लाई किया था। कोर्ट ने उस पर एक बैठक बुलाई थी, एक बेंच बुलाई थी। तो उन्होंने सरकार को बोला है कि भाई देखिए, इतनी आसानी से आप नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में क्या होगा, जो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाएगा। ठीक, और दूसरी बात, जो वहाँ पेड़ हैं, काफी सारी ग्रीनरी है, पुराने पेड़ लगे हुए हैं, उनको खत्म किया जाएगा। तो इन्वायरमेंटल पर्पज से ये चीज कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर रही है। तो इसी चीज को लेके कोर्ट जो था वो नाराज था सरकार से कि इतना एग्रेसिवली कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार ने बाद में अपना पक्ष रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए सहमत हो गया है। 2022 तक ये बिल्डिंग बनने की सरकार की प्लानिंग है और इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा वो 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये एक खबर थी और इसमें कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सी खबरें हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगी वो सब कवर की जाएंगी, बाकी जो न्यूज है उनको छोड़ दिया जाएगा कम्प्लीटली एज सच एज। और सिटी स्पेसिफिक खबरें तो खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। दिल्ली स्पेशल है, दिल्ली में क्या चल रहा है वो बताने वाली बात नहीं है। लेकिन बताने वाली बात यहाँ पे दिल्ली शहर की नहीं है, बताने वाली बात यहाँ पर क्या है, फेलुडा टेस्ट की। फेलुडा टेस्ट क्या है, इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो, इसका अलग वीडियो बना के इस पे अपने YouTube चैनल पर डालूंगी, आप इसको देखना। और जिसमें डिटेल एनालिसिस होगा कि इसका फेलुडा टेस्ट का क्या है, फेलुडा टेस्ट और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब बातें इसमें बताई जाएंगी। थोड़ा जेनेटिकल लेवल पे जाके, हम मॉलिकुलर लेवल पे जाके बात करेंगे इसकी। फिलहाल ये सुन लीजिए कि फेलुडा टेस्ट है उसको दिल्ली में शुरुआत किया जा रहा है, परमिशन इसको मिल चुकी है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टेस्ट है, टेस्ट किट है, कोविड वायरस को जो आइडेंटिफाई करती है। बहुत ज्यादा अभी न्यूज में रहा था ये कुछ दिनों पहले, तो इस पे मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपके लिए खास है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है, देखिए ये और ये दोनों न्यूज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की एयर क्वालिटी को लेके है। तो मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी एक पूरा वीडियो बना के पीछे डाला हुआ है, आप उसको देखिए। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, कि कैसे कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने एयर क्वालिटी को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो अभी तक जो हालत थे
वो हम पुअर से वेरी पुअर की तरफ आ गए, 301 से 400 के बीच में यहाँ पर नंबरिंग हुई थी। अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, सीवियर की तरफ, मतलब ये जो सिचुएशन होगी वो हेल्थ इमरजेंसी टाइप सिचुएशन रहेगी। तो आप इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, जिसका आप पुराना वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। एक ये सेंटर ने बोला है कि भाई जो क्रिमिनल्स हैं उसमें कुछ ट्रांसजेंडर्स भी हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो ये जो है वो क्या करेगा, डाटा तैयार करेगा, उसमें मेल फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर इनकी नंबरिंग उसमें करेगा। अभी तक मेल फीमेल अदर्स होता था, कहीं कहीं सिर्फ मेल और फीमेल ही रहता था। अब ट्रांसजेंडर का जो डाटा है वो भी रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा कि कितने थर्ड जेंडर के लोग क्रिमिनल्स बन के आए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल का ये पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें हालांकि न्यूज वही आ रही है जो डेली की चल रही है, वैक्सीन, फार्म एक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 न्यूज हैं जो कंटिन्यू रिदम में बनी हुई हैं और कंटिन्यू आ भी रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है इस एडिटोरियल का, ये कल भी न्यूज में आया था। इसमें क्या था, कल जैसे कि हमने बताया था आपको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसके लिए अप्लाई किया गया है कि उसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीजीसीआई के सामने उसको पेश किया गया था। उसके पहले फाइजर कर चुकी थी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है उसके लिए वैक्सीन को परमिशन मिलनी चाहिए। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में मैंने आपको पहले बताया था, वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली हो जाती है किसी बीमारी में, तो हम अपना जो वैक्सीन लॉन्च करते हैं, कोई दवाई लॉन्च करते हैं, ड्रग, तो उसके लिए हम जरूरी नहीं कि सारे जो मानक हैं, जितने चरण हैं, जहां जहां से दवाइयों का टेस्ट, उसका वैक्सीन का टेस्ट या ड्रग का टेस्ट जहां जहां से होकर गुजरेगा, तो जरूरी नहीं है हम सारे टेस्ट को फॉलो करें। हम एक दो टेस्ट को फॉलो करके और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे विचार करके उस मेडिसिन को इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज कर सकते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये बात बोली थी। और आज के आगे वाली एक पेज पे मैं न्यूज बताऊंगी, उसमें भारत बायोटेक ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो उस पे आर्टिकल है कि जो भी हो, आप अगर किसी भी वैक्सीन को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर इमरजेंसी जो ऑथराइजेशन है तो उसको भी, उसके मानक को भी फॉलो किया जाना चाहिए। अदरवाइज कोशिश यही रहनी चाहिए कि दवाइयों का जो वैक्सीन का या किसी भी ड्रग का अगर वो टेस्टिंग है तो वो सारे स्टेप्स से होकर गुजरे। इससे अच्छा है कि हम एक ऐसी वैक्सीन को लॉन्च करें जो पीपल पे, लोगों पे बैडली इफेक्टेड हो, तो उससे अच्छा कि हम वैक्सीन को ना ही लेके आए, जैसा अभी चल रहा है उसी हिसाब से चलने दें। तो फाइजर ने किया था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड है उसने भी ये वैक्सीन लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मांगा है डीजीसीआई से। तो ये आर्टिकल पूरा इसी बारे में बताता है कि, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि फाइजर एक्स्ट्राजेन का इन लोगों का फेज 3 ट्रायल हुआ है 4 कंट्रीज में, और रेगुलेटरी एजेंसी ने इसको देखा है, जांचा परखा है। लेकिन अभी इन्होंने क्या है कि यूके और ब्राजील में तो अपनी डिटेल इन्होंने पब्लिकली शो की है, लेकिन इंडिया का जो डाटा है, इंडिया में जो इन्होंने टेस्ट किया है और किस तरीके से इंडिया इसको परमिशन दे, इसके इसको अभी तक, इस डाटा को अभी तक इन्होंने पब्लिकली नहीं रखा है। तो ये चीज क्यों इतना सीक्रेट बना के रखी है, ये थोड़ी चिंता वाली बात है। और अपने देश में समस्या यहाँ ये भी आ रही है कि जो सरकार है वो क्या कर रही है कि जो रेगुलेटरीज बॉडी है, रेगुलेटरीज बॉडी डीजीसीआई वगैरह है, उन पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रही है कि दवाई वैक्सीन को जल्दी लॉन्च किया जाए। अब इसमें क्या होगा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में, उसकी इफिकेसी के बारे में, जो कि लोगों को भरोसे में नहीं लगी और लोग उससे उसे अब खुद के ऊपर अप्लाई करवाना नहीं चाहेंगे। लोग नहीं चाहेंगे कि वो वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि उन्हें उस पर ट्रस्ट इश्यू रहेगा।
मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिए थे सारे प्रोटोकॉल जो फॉलो किए थे उसको पब्लिकली शेयर करने के। जबकि इंडिया में ऐसी कोई भी सेफ्टी एफिकेसी के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। दिस इज वेरी अनक्लियर। और यूएस में ये रूल बहुत टफ बनाए गए हैं, बहुत टाइट बनाए गए हैं कि पूरा 50% इफिकेसी चेक की जाएगी और मीडिया फॉलोअप है वो उसको देखेगा कम से कम 2 महीने। जब आप वैक्सीनेशन करेंगे शुरू, उसके बाद 2 महीने तक इन पे नजर रखी जाएगी कि क्या क्या इसके बेनिफिट या रिस्क हो सकते हैं जिन पे हमने अप्रूवल दिया है। और जबकि इस तरह की कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी इंडिया में वर्किंग में अभी नहीं है। और फेज 3 ट्रायल है कोविशील्ड का, 21 सितंबर को शुरू हुआ था जो और कब खत्म हो गया, 12 नवंबर को। इतनी जल्दी कैसे हो गया? आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले ही बोल चुके हैं कि वैक्सीन आने में कुछ हफ्ते ही बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है। ये एक गुड न्यूज हो सकती है, बट कब? जब वैक्सीन पूरी तरीके से लोगों के भरोसे में लॉन्च हो और लोग इस पे भरोसा करें, साथ ही सारे मानकों को पूरा करें, सारे टेस्टिंग जो ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट करें। कोई भी किसी भी तरह की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो एक सर्वे आया था लंदन बेस्ड वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि इंडिया में लोगों का भरोसा है वो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया है वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि 87% लोग चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए, वो वैक्सीन को ले, लेकिन 34% ऐसे हैं जो इसके साइड इफेक्ट्स को लेके थोड़ा चिंतित हैं। और 16% ऐसे हैं कि जो फास्ट मूविंग ट्रायल हो रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट ट्रायल किए जा रहे हैं और वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, तो 16% लोग इसलिए टेंशन में है। तो ये डाटा इन्होंने दिया है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट है वो भी समझ रही है कि लोगों एक बड़ा वर्ग है लोगों में जो कि वैक्सीन को लेके पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डाटा इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। जो गाइडलाइन है वैक्सीन की सेफ्टीज को लेके स्टेट्स में, वो अभी पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह रिलायबल नहीं है। तो ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई एक बहुत बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें बीमारी बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है, कई लोगों की जाने गई हैं। तो इसलिए पूरी तरह जांच पर रखकर इस वैक्सीन को रिलीज किया जाए। ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ है, डू इट फॉर इंडियाज अर्बन वुमेन। इंडिया में जब बात की जाती है तो रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात ज्यादा की जाती है, रूरल जो गरीब लोग हैं उनकी बात की जाती है। लेकिन शहरों में भी काफी गरीब लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात, अर्बन पुअर्स की बात कम की जाती है। जबकि अर्बन पुअर्स के साथ समस्या ये है कि वो घर परिवार से दूर है, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ हैं, कुछ अपनी फैमिली के से दूर रह रहे हैं, तो इनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये जो आर्टिकल दिया हुआ है जीन रीज ने, ये इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला पेश किया है, डू इट नानसी। डू इट में क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अब इस पे हम आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो अर्बन पुअर है वो, उनको काम तो जल्दी मिल जाता है शहरों में, रिक्शा खींचने लगेंगे, पकौड़े बेचने लगेंगे, कोई भी दिहाड़ी काम करने लगेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं कि सीरियस कंटिजेंसी और के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोज रहते हैं। ऐसे कोई बीमारी इनको हो गई, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आया तो पहले ये उसके चपेट में आएंगे, और जितना रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार तो मिलता ही नहीं है। लॉकडाउन होता है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही होते हैं। अगर फ्लड आता है, साइक्लोन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस तरह की कोई भी अगर डिजास्टर होते हैं तो सबसे ज्यादा इसकी गिरफ्त में ये आते हैं, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? इनके लिए इन्होंने एक पक्ष रखा है कि पहली बात तो ये कि इनको सोशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन कैसी दी जानी चाहिए? सोशल प्रोटेक्शन ऐसे देनी चाहिए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए, अर्बन पुअर्स हैं उनके लिए। और दूसरी बात क्या है कि इनके पास ऑप्शन बहुत कम है और रोजगार के साधन भी बहुत लिमिटेड ही हैं। तो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ी चीज हो ही जाती है। एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उस पर थोड़ा डिस्कशन करने की जरूरत है, ऐसा ये कहते हैं। इनका जो डुइट फॉर्मूला है जिसको बता रहे हैं डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसके बारे में जरा देखते हैं क्या इनका प्रपोजल है।
इनका खुद का प्रपोजल है तो अभी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं होता, क्योंकि जब तक सरकार किसी चीज़ को अप्रूवल नहीं देगी वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल प्रपोजल में ही रहेगी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। बट आपको ये सोच बनाने के लिए कोई मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो इकोनॉमी पे, ऐसे राइटिंग कर रहे हो किसी इकोनॉमी के सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, तब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपकी समझ विकसित करती हैं। इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि जॉब स्टैम्प्स तैयार कर सकते हैं हम। जॉब स्टैम्प्स किसके लिए? जो वन डे वर्कर होते हैं, एक दिन का कोई काम करवा लिया उनसे, उनके लिए। और क्या करेंगे हम इसमें? मिनिमम वेज कम से कम उनके लिए तय कर दी जाए। कल न्यूज में आया था मिनिमम वेज के बारे में, तो उसमें बताया गया था ना कि अगर आपको लेबर कोड को ठीक तरीके से आपको लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें एक चीज ये भी डालिए कि जो आपका मिनिमम वेज है वो कहीं बीपीएल वेज ना हो जाए। मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो सिर्फ गरीबी रेखा तक ही सीमित होकर रह जाए, अगर गरीबी रेखा से बाहर निकालना है तो। जैसे कि कल पढ़ा था हम लोगों ने कि निर्मला सीतारमन जी के अनुसार 202 रुपए पर डे होना चाहिए मिनिमम वेज, जबकि लेबर मिनिस्ट्री की एक कमेटी थी उसके अनुसार ये 375 रुपए एटलीस्ट पर डे होनी चाहिए। ये रंगराजन कमेटी के अनुसार था, लेकिन ऐसा अभी है नहीं, सिर्फ 202 रुपए ये हमारी वित्त मंत्री का ऑर्डर है कि इतना भी हो सकता है, तो मिनिमम वेज दिया जाना चाहिए। प्लस क्या करना है इनके अनुसार, जीनरीज जी के अनुसार, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि हॉस्टल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी, म्यूजियम एक्सेट्रा, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और इन सबको एक स्टैम्प दे दिया जाना चाहिए जिससे कि क्या करें, लेबर को हायर कर सकते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए। और जो वेज हो, जो उनको मतलब सैलरी मिले, वो डायरेक्ट अकाउंट में जानी चाहिए वर्कर्स के, तो इससे बीच में किसी भी तरह का कोई स्कैम होने की संभावना भी नहीं है। अब इसमें इनका ये भी कहना है कि जब ड्यूट काम करेगा तो इसमें हम कुछ स्किल्ड वर्कर्स भी ले सकते हैं, ताकि हमारा जो अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे कि कारपेंट्रीज, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इनकी थोड़ी स्किल्ड भी ले लेंगे तो हमारा आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली चल जाएगा। और जो काम करने वाले लोग हैं जिन्हें आप हायर कर रहे हैं, वो ऑन जॉब रह के ट्रेनिंग भी ले लेंगे, उनको स्किल भी मिल जाएगी। ये सारी बातें इसमें थी। और इसमें इनका ये भी कहना है कि वुमेन को इसमें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। वुमेन को प्रायोरिटी देने से है कि वुमेन इसमें रेगुलर रहेंगी, इनको पार्ट टाइम बेस पे भी रखा जा सकता है। ठीक, पार्ट टाइम बेस पे रखेंगे तो 4-5 घंटे का काम करेंगे, उसी हिसाब से पैसे ले लेंगे, बाकी टाइम अपनी फैमिली को भी दे पाएंगे। तो वुमेन पार्टिसिपेशन में वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी आ जाती है कि जो वुमेन अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा अभी आदमियों की मर्जी पर जिंदा, अपने घर के आदमियों की दया पर जिंदा है, उनके लिए भी ये सक्सेसफुल रह सकता है। और लास्ट में इनका ये भी कहना है कि हम इसको ट्राई कर सकते हैं, एक बार सरकार के सामने हमारा प्रपोजल है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं रहा तो एटलीस्ट हम इससे कुछ सबक या कुछ नए फॉर्मूले तो निकाल ही सकते हैं जो आगे काम आएंगे। ये किसानों से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि डेली आ रहा है न्यूज़ में कुछ ना कुछ, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, ऐसा खास इम्पोर्टेंट नहीं था। और इसमें भी कुछ ऐसा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए कि ट्रम्प, इस आर्टिकल के अनुसार ट्रम्प जी ने, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने जो अमेरिका में गंदगी फैलाई है इतने सालों में, 5 सालों में, प्लस कोरोना आ गया है, पेंडेमिक है, तो यूएसए अभी जूझ रहा है बहुत सारी खराब कंडीशन से, वहाँ पे क्लैश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पीपल टू पीपल। तो अब जो बिल्डिंग जी आए हैं उनको इस डेब्रिस को, जो मतलब कचरा हो गया है, उस पर उनको एक नया महल बनाना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। आगे देखते हैं। हाँ, ये न्यूज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, इन्वेस्टिंग इन इंडियाज यूथ। भारत में ऐसा कि आप जानते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हमेशा होती है, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, और उस आबादी का अगर हमने लाभ नहीं उठा पाया, हम सिर्फ मार्केट उपभोक्ता बन के रह गए, तो आने वाले टाइम में हम अपने लिए कुछ सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जवानी का टाइम ऐसा होता है जब आप सबसे ज़्यादा कमा सकते हैं, एनर्जी आपकी हाई रहती है, जितना हम कमाते हैं जवानी में कमाते हैं, उसको सेव करते हैं, जो आपके कब काम आता है, ओल्ड एज में काम आता है। ठीक, तो यही एक, आप अगर आप पर्सनल तरीके से इसको देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, और ये चीज़ एक कंट्री के साथ भी अप्लाई हो रही है। कंट्री मतलब हमारा देश अभी जवान है, यहाँ पे यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो
अगर हम यहाँ अगर कुछ अच्छा से सेव नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं काम कर पाए, तो आने वाले टाइम में यही पॉपुलेशन आपकी एक तरह से बोझ बन जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि बुजुर्ग लोग काम नहीं कर सकते, उनको तो आपको पेंशन देके रखना पड़ेगा, उनको आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। तो इसलिए अभी ये जब बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है कि इंडिया का जो यूथ है उसको स्किल दो, ताकि वो काम कर पाए, किसके लिए, अपने लिए और सोसाइटी के लिए। वैसे भी रोजगार की समस्या अपने देश में बहुत ज्यादा बनी रहती है, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है। The skill development sector has grown in India but has many challenges. स्किल, मोदी जी का मिशन रहा है कि वो इंडिया को स्किल कैपिटल बनाना चाहते हैं। स्किल कैपिटल का मतलब यहाँ के सभी लोग इतने ज्यादा स्किल्ड हों कि किसी भी काम को अगर वो करे, मान लो अगर वो किसी के बाल ही काट रहा है कोई, जो कि अपने आप बहुत छोटा काम माना जाता है, नाई का कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उस काम में भी स्किल है तो ये काम भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है। क्या क्या कहते हैं ये, एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है कि इंडिया में अभी पेंडेमिक के दौरान 320 मिलियन लर्नर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रही हैं, और 5 मिलियन यंग पीपल हैं जो कि अपनी जॉब खो चुके हैं। इसके लिए आपको प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, इनको कुछ न कुछ सुरक्षाएं या हिफाजत देने की ज़रूरत है। इसमें एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब राइट टू एजुकेशन आपका एक्ट आया ही था, जो कब आया था, 2009 में, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बुक्स और ड्रेसेस फ्री मिलेंगी, इसमें रिटन एग्जाम्स के बेस पे इनको एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन एविडेंस क्या बोलता है कि ये जो 21वीं सेंचुरी चल रही है उसमें जॉब के लिए स्किल होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी सिंपल बच्चे पढ़ाई करते हैं, इतिहास, भूगोल, हिंदी, साहित्य, ये आपका स्किल्ड आपको स्किल्ड नहीं बनाएगा, इसमें सिर्फ आप एक नॉलेज गेन करके रह जाएंगे। अगर मान लो जैसे आपको कंपनी में काम करना है, तो आपने कितनी हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ मैटर नहीं करती है, आपको हिंदी साहित्य का कितना ज्ञान है, वहाँ पर इसका क्या क्या रोल रहेगा, सोच कर देखिए। तो ऐसी जगहों पे अगर आपको रोजगार क्रिएट करना है तो आपको वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब ऐसी शिक्षा जो आपको रोजगार दिलवाए, आपको स्किल करे, ऐसी जानकारी दे जो आप जिस फील्ड में काम करें वहां पे परफेक्शन के साथ काम करें। तो इसको इन्होंने एक टर्म दिया है, ट्वेट। ट्वेट क्या है? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, समझ रहे होंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो कोई भी अपना काम खुद से शुरू भी कर सकते हैं। स्किल कैपिटल बनने के लिए क्या क्या शुरुआत की गई कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी 2009 में, और 2015 में इसको रिवैम्प किया गया था, इसमें कुछ सुधार किए गए थे। और मोदी जी का तो खास मिशन था स्किल इंडिया, उस पर भी बहुत ज्यादा काम हुआ है, स्किल कैपिटल बनाने की बात की जा रही है। लेकिन अभी यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, एक एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पे फोकस किया है, और जो स्किल डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उन पे उसकी ग्रोथ को भी इन्होंने फोकस किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ चैलेंज भी बताए हैं कि क्या क्या समस्याएं इंडिया में रहती हैं इन सब चीज़ों को लेके, जॉब को लेके, स्किल को लेके। तो इस रिपोर्ट के बाद ही आपका ये आर्टिकल बन के आया है। तो इनका कहना क्या है कि जो ट्रैक रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ऊपर दिया गया ना, ये टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, इन कोर्सेज में क्या है, इन कोर्सेज में समस्या ये है कि इनमें कारपेंट्री और टेलरिंग जैसे काम सिखाए जाते हैं। अब इंडिया में हमारे जो मेंटलिटी है वो ये कहती है कि कारपेंट्री कोई काम ही नहीं है, टेलरिंग कोई काम ही नहीं है। भाई दुनिया में देखो जाके कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी अगर है तो इसके ये हमारी मेंटलिटी है कि हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो समाज की नजरों में छोटा हो। हम लकड़ी नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, और हम एक सपना लेके बड़े नहीं होते कि हम कारपेंटर बनेंगे बड़े होके, क्योंकि इंडिया में बहुत छोटा काम माना जाता है। विदेशों में बच्चे अखबार फेंक के अपना घर घर में अखबार फेंकते पैसे कमाते हैं, इंडिया में ये काम कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की सोच ही वही ऐसी है। तो इसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। और इन्होंने बोला कि जो यूथ है उसको आप इकट्ठा कीजिए, रोल मॉडल्स हैं उनको लेके आइए, इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाइए, जो क्या करेगा, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका जो प्रभाव है लोगों में अच्छी इमेज बन के जाएगी। और कई सारे मिथ हैं उनको भी खत्म करने की जरूरत है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्ट्रेट ग्रेजुएट्स हैं, एंट्री लेवल पे इनको इतना पैसा मिल जाता है जितना किसी ग्रेजुएट को
यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को मिलता है। और कुछ जॉब तो ऐसी हैं जो इससे भी ज़्यादा पैसा दे देती हैं और इनको काम करने में आसानी रहती है, इन्हें इजीली रोजगार भी मिल जाता है, क्योंकि भाई ये स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम को लेके, रोजगार को लेके, उनको स्किल्ड बनाया जाता है। रिपोर्ट क्या आगे क्या बोलता है, रिपोर्ट कहता है कि एविडेंस बेस्ड आप पे रिसर्च उन्होंने करने की संभावना है, हाई क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए, केयरफुल डाटा गैदरिंग होनी चाहिए। आपके पास डाटा गैदरिंग अगर आप सही कर पाएंगे तो आप आगे उस पर काम भी कर पाएंगे, कि आपके पास पूरा एक इंफॉर्मेशन का सोर्स रहेगा कि टोएट आपका कितना काम कर पा रहा है, कितनी डिलीवरी हो रही है इसकी, और कितना आउटपुट मिल रहा है। इसलिए आपको डाटा गैदरिंग पे भी और आपके जो एविडेंस है उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है इंडिया में, जो ट्वेट वाले जिनकी ट्वेट की बात की जा रही है, ये एजुकेशन लेने वाले, एक समस्या बताई गई है कि इनमें कई सारे हैं वो अनेबल टू फाइंड स्किल्ड कैंडिडेट्स फॉर जॉब। इनमें से कईयों को जॉब नहीं मिल पाती है, कई एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिन्हें अपने एम्प्लॉय नहीं मिल पाते। तो जो गैप है बीच का एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय का, उसको घटाइए, उस जो पुल है उसको मजबूत कीजिए कि आप जो ट्रेड से तैयार कर पा रहे हैं बच्चों को, उनको एम्प्लॉयर्स तक भेजिए। तो ये बीच का जो गैप है, एक तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ भी बात अलग होती है, तो ये अगर आप इस चेन को इम्प्रूव कर पाएंगे तो ये आपका ट्वेट है थोड़ा और फायदे में रहेगा। हमारा टारगेट भी जो अभी 2020 में आपकी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई थी NEP, उसका तो वही मोटिव ही था कि 2025 तक 50% वोकेशनल लर्नर्स को जो एजुकेशन ले चुके हैं उनको आप वोकेशनल एजुकेशन देंगे, कम से कम 50% ऑफ लर्नर्स 2025 तक। इसमें स्कूल को बहुत ज़्यादा भरोसे में लिया जा रहा है कि स्कूल अपने स्टूडेंट्स को इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन के लिए तैयार कर पाए। ठीक, तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट सिस्टम है उसको थोड़ा और इफेक्टिवली बनाएंगे, इफेक्टिव करेंगे, उसमें अगर काम ठीक से होगा, मैकेनिज्म अच्छी होगी, आपका इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन अच्छा हो गया, और आप स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम को अगर आप साथ लेके आ पाए, मजबूत कर पाए, तब आपकी ये चीजें, आपका ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, या चाहे इसको आप राइट टू एजुकेशन कहिए, चाहे आप इस ट्वेट रिलेटेड कोर्स को कहिए, या फिर NSDP नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको कहिए, ये सब चीजें जब साथ में आएंगी तभी आपका स्किल जो यूथ है वो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड बन पाएगा, अदरवाइज वो आपके लिए बोझ बन के रह जाएगा। आगे की न्यूज देखते हैं क्या है। फ्रंट पेज की न्यूज यहाँ भी रहती है कुछ कुछ। जरा इधर देखते हैं, लक्षद्वीप की ओर रुख करते हैं। लक्षद्वीप में क्या हो रहा है? लक्षद्वीप में जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसमें वहां की सरकार ने बोला है कि अब भाई लक्षद्वीप है वो पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेगा और किसी भी तरह की यहाँ पे फार्मिंग नहीं होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोग समझते हैं ऐसी फार्मिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं जैविक खेती, जहाँ पे केमिकल बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाएंगे और फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाएंगे जो कारखानों में तैयार होते हैं, बहुत ज्यादा रसायन से बनते हैं। और जैविक खाद ही इनमें यूज होगी, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको खाद बनाया जाएगा, उन्हीं को आगे रिसाइकिल किया जाएगा, केमिकल्स को इनसे दूर रखा जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। लक्षद्वीप में आप देख लीजिए कोकोनट ज्यादा होता है, कोकोनट और उसके प्रोडक्ट्स ही यहाँ बनते हैं, तो इन इन चीजों को एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। इंडिया के अदर स्टेट्स हैं वहां आना जाना, वहां तक उनकी पहुंच हो, वहां के लोग यहाँ आ पाए, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप आपका छोटा सा आइलैंड है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ इसको पर्यावरण की दृष्टि से भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप पर्यावरण को ध्यान रख रहे हैं तो साथ ही ये भी देखिए कि यहाँ पे अगर आप कुछ खेती करना चाहते हैं, प्लांटिंग करना चाहते हैं, तो वो आपकी कुछ आप वहां से मनी जनरेट कर पाए, जिससे वहां के लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिल पाए और उस स्टेट को भी फायदा हो पाए, रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो इसमें एक बात ये भी है कि जो यहाँ कोकोनट और इसके प्रोडक्ट हैं उनको हम एक ब्रांड का नाम देंगे, जिससे कि इंडिया के अदर स्टेट में वो जाएंगे तो एक ब्रांड लक्षद्वीप के ब्रांड के नाम से जाने जाएंगे, तो उनकी जो कीमतें हैं
वो फिक्स रह पाएंगी और मार्केट से compete कर पाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्या है वैसे पीछे जो अभी लक्षद्वीप वाली न्यूज है उसमें आप लोग ये जान लीजिए कि सिक्किम ऐसा पहला स्टेट है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट बना था इंडिया में। ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आप याद करिए, वनडे एग्जाम में आपका एक काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई खास न्यूज तो अभी तक इस पे नहीं मिली, आगे मिलेगी। मोदी बैक्स मैक्रोन, ये कुछ खास न्यूज नहीं है, बस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप देख लीजिए कि इंडिया ने बोला कि हम फ्रांस के साथ है, फ्रांस पे बहुत ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, वहां पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसे कह सकते हैं वो हुआ है। लेकिन वहाँ माइनॉरिटीज का मानना है कि वहाँ मुस्लिमों के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है, और बाकी जो लोग हैं नॉन मुस्लिम उनका कहना है कि मुस्लिम वहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं, तो इस तरह से क्लैश हो रहा है रिलीजन के बीच में। इसमें फ्रांस फंसा हुआ है, तो इंडिया ने बोला है कि फ्रांस किसी भी तरह का आतंक की अगर गतिविधि करेगा, आतंक के खिलाफ कोई गतिविधि करेगा तो हम उसके साथ हैं। ये मैंने बताया था आपको कि फाइजर ने अप्रूवल मांगा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल मांगा था कल, और आज न्यूज में आया है कि भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन बनाई है। कल भारत बायोटेक के बारे में डिटेल में बताया गया था आपको कि उनकी वैक्सीन अनिल विज पे, अगर अनिल विज साहब जो थे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, वो अफेक्टेड हो गए हैं, कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। इस ट्रायल के दौरान उन्होंने खुद को एज ए वॉलंटियर पेश किया था वैक्सीन के लिए, तो वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो भारत बायोटेक का कल न्यूज में आया था कि उन्होंने बोला है कि कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज नहीं है, ऐसा होता है, और ये सिर्फ ये इसलिए नहीं कह सकते कि वैक्सीन ट्रायल किया है उसकी वजह से हुआ है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। और जब वैक्सीन ट्रायल होता है तो उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लगभग 2 महीने लगते हैं इसके रिजल्ट को लोगों पे देखने के लिए। तो इन्होंने भी बोला है कि भाई हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक की है, इन्होंने बोला है कि हमको भी डीजीसीआई से अप्रूवल मिलना चाहिए। ठीक, और अभी ऑफिशियल्स का कहना है कि इसमें 2 सप्ताह भी लग जाएंगे कोई भी डिसीजन आने में। देखिए बहुत सारी वैक्सीन लाइन में है, फाइजर और आपकी एक्स्ट्राजेनेका और कल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और इसकी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। देखते हैं इनमें क्या पहले आता है, लेकिन साथ में पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों पे बैड इफेक्ट हो वैक्सीन के, उससे अच्छा है कि वो बिना वैक्सीन के ही अभी रह लें। आगे बढ़ते हैं, क्या है न्यूज में, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है भाई। जैसा कि मैं रोज बोलती हूँ, आपके पास टाइम है तो जरा सोनू सूद को भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और टाइम नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, यूपीएससी इधर नहीं आएगा। सिप्री की रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम से रिपोर्ट निकलती है हर साल, जो बताता है कि आजकल किस तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार चल रहे हैं, किसको लेके, आर्म्स मार्केट को लेके, हथियारों को लेके। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बताता है कि भाई मार्केट आप आर्म्स का बढ़ा रहे हैं और बात करते हैं शांति की, वो कैसे हो सकता है। ये तो एक तरह से डबल गेम खेलना हो गया। इसमें टॉप पे कौन है आर्म्स मार्केट में, यूएस 60% सेल करता है जो, और टॉप 25 में, और इसमें सेकंड पे कौन है, चाइना। ये रिपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट थी सिप्री की। इसमें वेस्ट एशियन कंट्रीज में अभी आया है कि वेस्ट एशियन कंट्री है एक, उसमें EDGE जो कंपनी है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE की, ये टॉप 25 में आया है। तो वेस्ट एशिया भी आर्म्स मार्केट में कूद पड़ा है और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। और इनका ये भी कहना है कि जो हम पीस रिसर्च चलाते हैं, अपने पीस प्रोग्राम चलते हैं, उन पे होने वाले खर्च, और ये टॉप 20 कंट्रीज हैं, इनका आर्म्स का मार्केट 50 गुना ज्यादा है। मतलब शांति के लिए इतना कम पैसा, और हथियार लड़ाई झगड़े के लिए आप इतना बड़ा मार्केट बनाए हुए हैं, और फिर बात करते हैं शांति हो। हाउ इज दिस पॉसिबल। चाइना झूठी रिपोर्ट फैला रहा है वायरस के बारे में, बोलता है कि हमारा नहीं है, विदेशों से आया है हमारे यहाँ पे, जबकि सारी दुनिया जानती है कि चाइना से आया है। इंडिया वर्क्स चाइनाज रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, अभी एक अच्छी सी खबर थोड़ी ये है
कि चाइना से इंडिया का हमेशा से ही ट्रेड डेफिसिट चलता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब चाइना से हम मंगाते इतना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करते जाते हैं, लेकिन चाइना से हम इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट करते जाते हैं, लेकिन वह एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं है, कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, वो लगातार बढ़ा ही रहता है। और शायद कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं वो चाइना से ही रहते हैं, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ बहुत सारे बैन लगा रखे हैं इंडियन चीज़ को अपने यहाँ मार्केट में उतारने के लिए। और इंडिया को चाइना का सामान बड़ा सस्ता मिलता है, तो भाई इंडिया का मार्केट भरा पड़ा है चाइना से। चाइनीज जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है, मोबाइल फ़ोन है, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, वो सब चीज़ें चाइनीज़ ही होती हैं, सस्ती पड़ती हैं इसलिए। हालांकि इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी आदत है भाई, कोई भी चाहेगा कि सस्ती चीज़ मिल जाए, खराब होगी तब देखी जाएगी। तो इंडिया ने अभी इस ट्रेड डेफिसिट में थोड़ी कमी की है। लगभग 2005 ऐसी कमी देखने को मिली है कि हमने लगभग 2% का जो इम्पोर्ट है चाइना से वो कम किया हुआ है। एक तो आप देख ही रहे हैं, इंडिया ने कई सारे बैन लगाए हुए हैं चाइना के चीज़ों पे। चाइना का जो अभी कई सारे ऐप हैं उन पे भी इंडिया ने पिछले टाइम बैन लगाए थे। पहले 12-23 ऐप लगभग बैन किए थे, उसके बाद फिर से बैन कर दिए। और इसके अलावा भी इंडिया ने अभी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, सबसे ज़्यादा वही आता है चाइना से, उसके इक्विपमेंट्स में भी कटौती कर दी है। अभी जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसको देखते हुए भी इंडिया ने कुछ एग्रेसिव स्टेप उठाए थे। तो इन सब चीज़ों का रिजल्ट ये निकला है कि 2019 में ये $84.4 बिलियन था, और अभी क्या रहा है, ये $78 बिलियन हो गया है। चाइना का सामान जो आता है इंडिया में, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। और अभी एक न्यूज़ में ये भी था कि चाइना ने इंडिया से चावल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उसने उसके जो पुराने जो मार्केट थे, ताइवान और थाईलैंड जैसे, वहाँ से अभी सरप्लस नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से चावल नहीं आ पा रहे हैं। और इंडिया से चावल नहीं मंगा था चाइना, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ की क्वालिटी पर शक था। लेकिन अब वो 1 लाख टन के अराउंड जो राइस है, ब्रोकन राइस, उसको एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उसको, वो अपना इंपोर्ट करेगा। जिनकी कीमत होगी $300 पर टन। तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि चलो ठीक है, हमने यहाँ पे हम चाइना बायकॉट का जो हम एक ट्रेंड चलाते हैं, उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, और इस तरह आपका ये आज का सेशन समाप्त होता है। अगर कोई न्यूज़ छूटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि ये न्यूज़ आपको बतानी चाहिए थी। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं आप वो भी दीजिए। इन सब के अलावा अगर आपके सुझाव, आपके सवाल हो जाएं, तो अगर आपको हमारे संस्थान एडुफोरम एकेडमी के बारे में कुछ जानना हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स हाजिर है। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्लस हमारे जो पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं एडुफोरम एकेडमी के, उसमें चैनल के नंबर दिए जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप उन पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी है, किसी भी तरह के कोर्सेज हैं अगर आपको चाहिए, उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। और संस्थान के बारे में कुछ जानना हो तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो इस तरह मैं आज का सेशन यहीं पे हैप्पी एंडिंग करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली आप सवाल करिए और हम आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।